गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक बेटा था लक्की, जो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में पढ़ने जाता था। एक दिन लक्की ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, मैं रोज पैदल जंगल के रास्ते स्कूल जाता हूँ। मेरे दोस्तों को देखो, वो लोग तो साइकिल से आते हैं, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुझे साइकिल दिला दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे साइकिल चाहिए। लक्की की जिद के आगे किशोर की कुछ नहीं चलती। महीने की तनख्वाह मिलते ही किशोर शहर में कबाड़ी बाजार में जाता है और वहां से एक अच्छी पुरानी साइकिल खरीद कर लाता है। पुरानी साइकिल देखकर लक्की अधिक खुश नहीं होता। क्या पापा, आप तो एक पुरानी साइकिल उठा लाए। बेटा, साइकिल तो साइकिल होती है, मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल भी ला दूंगा। अगले दिन लक्की साइकिल से स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो, पुरानी साइकिल लेकर आ गया लक्की। देखो देखो कैसी साइकिल है, कितनी पुरानी साइकिल है, कितनी खटारा साइकिल है। लक्की को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं। एक दिन जब लक्की वापस आ रहा था तो उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है। लक्की साइकिल से उतरकर उसे चलाता चलाता रोने लगता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट होते हैं। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, वो मेरी साइकिल पंक्चर हो गई बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ऋषि लक्की के कान में कुछ कहते हैं। बेटा, साइकिल पर बैठते ही जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारी साइकिल के पंख निकल जाएंगे और तुम्हारी साइकिल उड़ने लगेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस बात का कभी घमंड मत करना। ऐसा कहकर ऋषि वहाँ से गायब हो जाते हैं। लक्की साइकिल पर बैठते ही मंत्र पढ़ता है और उसकी साइकिल उड़ने लगती है। हुर्रे, मेरी साइकिल उड़ने लगी। देखो देखो देखो, तुम लोग जमीन में चल रहे हो, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। हुर्रे। अब लक्की रोज ही साइकिल को उड़ाकर स्कूल लेकर जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें घमंड आने लगा। अब वह रोज ऐसा करने लगा, कभी भी किसी को साइकिल पर बिठाकर घुमाता और उससे पैसे या कोई चीज लेता। लक्की का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। अब तो बस वो सारा दिन साइकिल लेकर उड़ता ही रहता था। वो भूल चुका था कि ऋषि ने क्या कहा था। एक दिन जब लक्की स्कूल में बाकी दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी उनमें शर्त लग गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं 3 लोगों को लेकर उड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 500 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है। लक्की अपनी साइकिल में 3 बच्चों को बिठाकर उड़ चलता है, लेकिन ये क्या, रास्ते में ही उसकी साइकिल उड़ना बंद कर देती है और पानी के गड्ढे में आकर गिर जाती है। सभी बच्चे लक्की की पिटाई करते हैं। लक्की मायूस रोता हुआ घर वापस आ जाता है। लक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह बाकी लड़कों की बातों की परवाह ना करके सिर्फ पढ़ाई में ही अपना मन लगाने लगा और अगले महीने की तनख्वाह से लक्की के पापा किशोर ने उसे एक नई साइकिल भी ला दी। ट्रक बना ट्रेन। रुद्रपुर गांव में एक ट्रेन वैगन बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में आसपास के गांवों के हजारों लोग काम करते थे। उस कंपनी में एक हफ्ते में 4-5 वैगन तैयार होती थी। उन ट्रेन वैगन को ट्रकों के पीछे बांधकर दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। इस काम के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे ड्राइवर्स को रखा हुआ था और ट्रेन वैगन्स को सही सलामत पहुंचाने पर ड्राइवर्स को इनाम भी दिया जाता था। इसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह काम मांगने के लिए वैगन फैक्ट्री के ऑफिसर से मिला। नमस्कार सर, ये है मेरा बायोडाटा। मैंने दूसरे शहर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है। ठीक है रमेश, तुम्हारे सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें ड्राइवर रखा जाएगा। वैगन कंपनी रमेश का ड्राइविंग का ट्रायल लेती है। ट्रायल के बाद उसे कंपनी ड्राइवर के रूप में रख लेती है। नौकरी पर रखे जाने के बाद रमेश को एक वैगन को दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए कहा जाता है। रमेश वैगन का ट्रक लेकर चला जाता है और 3 ही दिन में वैगन को दूसरे शहर पहुंचाकर वापस आ जाता है। यह देखकर कंपनी उसके काम से खुश होती है। इस बात से पुराने ड्राइवर नाराज हो जाते हैं। एक दिन जब रमेश कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, तभी कालूराम उसके पास आता है। क्या बात है भाई छोकरे, नया नया जोश है, 3 दिन में ही गाड़ी पहुंचा दी। जी उस्ताद जी, क्या करें, सड़क खाली मिली थी। अबे हमें मत सिखा, तू सड़क खाली मिली थी कि क्या मिला था। हम लोग 4 से 5 दिन में गाड़ी पहुंचाते हैं तो ऊपर की कमाई भी करते हैं। ऊपर की कमाई वो कैसे उस्ताद जी?
हम लोग जाते जाते वैगन में रास्ते में सवारियां बिठाते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। तू भी ऐसा किया अगर बच्चे, नया नया है, सब सीख जाएगा। रमेश को कालूराम की यह बात अच्छी लगती है। अगली बार जब वो वैगन लेकर जाता है तो ऐसा ही करता है, रास्ते में सवारियों को बिठाता हुआ जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रमेश के मामा के लड़के की शादी थी। तब उसने रमेश से कहा, भैया बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, लेकिन बारात के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत पैसे मांग रहे हैं बस वाले। अरे वो तू उसकी फिक्र मत कर, वो मुझ पे छोड़ दे। रमेश अपने मामा के लड़के की शादी वाले दिन ट्रक में वैगन लेकर आता है और उस वैगन में बारात को बिठाकर शादी के लिए ले जाता है और शादी पूरी होने के बाद बारात को वापस मामा के घर ले आता है और अपने मामा से कहता है, तो ठीक है मामा जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे वैगन को दूसरे शहर पहुँचाना है। रमेश अगले दिन जैसे ही वैगन को दूसरे शहर लेकर पहुँचता है तो वहाँ पे मैनेजर वैगन को देखकर रमेश से कहता है, रमेश ये क्या लाए हो भाई तुम इस बार? अरे साहब वैगन ही तो है जो कंपनी ने दिया, मैं ले आया। अरे रमेश ध्यान से देखो, कंपनी कब से वैगन को सजाने लग गई और इस वैगन के अंदर इतनी गंदगी क्यों है? कंपनी के बड़े ऑफिसर रमेश से सख्ती से पूछते हैं। रमेश उन्हें सारी बात बता देता है। कंपनी सभी ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेती है और सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस तरह ट्रेन ट्रक से पैसे कमाने के लालच में कई ड्राइवर्स की नौकरी चली जाती है। हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी उठिए, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा। बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं, देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा, क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने? अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है, आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए। एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वो मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया। क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो?
बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है, क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। उड़ता ऑटो। झेलमपुर गांव में तोताराम नाम का एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर रहता था। उसका एक बेटा था रामू, जो कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर आवारा घूमता रहता था। रामू का एक बेटा था भीमा, जो बहुत ही होशियार था और वह अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता था। एक दिन भीमा ने अपने पापा रामू से कहा, पापा, तुम बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हो, दादाजी का ऑटो चलाने में हाथ क्यों नहीं बटाते? अब वो बूढ़े हो गए हैं। क्या बात है बच्चू, बड़ी दया आ रही है अपने दादाजी पे। तू भी तो अब बड़ा हो गया है, तू ही क्यों नहीं चला लेता ऑटो? और वैसे भी मैं उस खटारा ऑटो को चलाने वाला नहीं हूँ। यह देखकर तोताराम कहता है, अरे बेटा भीमा, मत बोल इसे तो शर्म लिहाज है नहीं। भीमा वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब के पास घूमने निकल जाता है। तभी उसकी नज़र तालाब के पास पड़े एक पुराने हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया था। हेलीकॉप्टर को देखकर उसके मन में एक सुझाव आता है। वह अपने मैकेनिक दोस्त कालू को लेकर वहाँ आता है और उससे कहता है, कालू, हेलीकॉप्टर को देखकर मेरे मन में एक सुझाव आया है, क्यों ना इसका इंजन और इसके पंख हम अपने ऑटो में जोड़ लें? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भीमा, विचार तो अच्छा है, चलो ऐसा कर देखते हैं, हो सकता है ऑटो उठने लग जाए। अगले ही दिन से भीमा और कालू इस काम में लग जाते हैं और 3-4 दिन की मेहनत के बाद वो दोनों ऑटो में हेलीकॉप्टर का इंजन और पंख जोड़ देते हैं, जिससे उनका ऑटो उठने लगता है। अरे वाह कालू, हमारी मेहनत सफल हुई, देखो ऑटो उड़ रहा है, चलो इसे उड़ाकर अपने घर ले चलते हैं। हाँ भीमा, मैं भी बहुत खुश हूँ। भीमा ऑटो को उड़ाकर सीधा अपने घर के आंगन में उतार देता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, यह लीजिए मेरी तरफ से आपको तोहफा। अब आपको ऑटो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आप ऑटो उड़ा सकते हो। उड़ते हुए ऑटो को देखकर तोताराम कहता है, अरे वाह भीमा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। एक ये है तुम्हारा बाप निकम्मा रामू, जिसने सारी उम्र कुछ नहीं किया। एक तुम हो जिसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उड़न ऑटो से 2 फायदे होंगे, एक तो पेट्रोल की बचत होगी और दूसरे लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। यह सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वह रात में मौका पाकर ऑटो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोताराम खिड़की से यह सब देख लेता है और छड़ी उठाकर रामू की पिटाई करता है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, तूने तो सारी उम्र कुछ किया नहीं, अब अपने बेटे के प्रयोग को तोड़ना चाहता है, उसकी मेहनत को असफल करना चाहता है। शोर सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और रामू शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और वह कसम खाता है कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा और मेहनत करके अपना घर चलाएगा। इधर भीमा और कालू के उड़न ऑटो की खबर सुनकर गांव के मुखिया वहां पहुंचते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। भीमा, कालू, तुम दोनों ने हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है। हमने तुम्हारे इस प्रयोग की खबर शहर के बड़े ऑफिसर्स को दी है, वो भी तुम्हें इनाम देने के लिए इच्छुक हैं। और इस तरह झेलमपुर गांव को भीमा के उड़ते ऑटो वाले गांव के नाम से जाना जाता है। Please subscribe.